नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम एक बहुत खास शख्स से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 14 जून, वो दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस दिन से लेकर आज तक परिवार के साथ अपना संबंध, सुशांत की दोस्ती, सब कुछ देखा, निभाया है। 14 जून को भी वो सुशांत के घर पर मौजूद थे जब सुशांत की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसके बाद जब सुशांत के शव को उनके अंतिम संस्कार के लिए अगले दिन ले जाया जा रहा था, उस वक्त एम्बुलेंस में भी वो मौजूद थे। वो तस्वीरें भी आप सबने लाइव देखी थी, इंडिया टीवी पर भी आपने उनका चेहरा देखा था। और उसके बाद उन्होंने हमसे भी बात की, जो कुछ उस दिन उन्होंने देखा और जो कुछ हुआ था। संदीप सिंह की हम बात कर रहे हैं, सुशांत के करीबी दोस्त, और जिनसे अब सीबीआई भी सवाल जवाब कर चुकी है, उनका बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। संदीप, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज़ साफ मिल रही होगी। सबसे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए ये आप बता दीजिए कि संदीप सिंह कौन हैं, संदीप सिंह क्या करते हैं, और संदीप सिंह सुशांत को कब से जानते थे? आपका और सुशांत का क्या रिश्ता था? सौरभ, पहले बात तो मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं थोड़ा लेट हो गया आपसे बात करने में, और जो आपके सवाल हैं बस इन्हीं सवालों का जवाब देने आया हूं मैं, क्योंकि एक दोस्ती का, एक रिश्ते का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मुझे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और किसी को ऐसा कभी किसी के साथ ना हो जो सुशांत या मेरे साथ हो रहा है इस वक्त। मेरी ज़िंदगी में इससे बुरा वक्त मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे 20 साल हो गए मुंबई में, इस इंडस्ट्री में। मैं आइसक्रीम बेच के, ट्यूशन पढ़ाकर, नौकरी करके, फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म करके, पैसे नहीं थे फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के, तो प्रोडक्शन हाउस में नौकरी करके उनके ज़रिए फिल्में कैसे बनती है, क्रिएटिविटी कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, वो सीखा। रेडियो में काम किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पैदा हुआ लड़का हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ। मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ मुंबई में रहता हूँ। हमारा कोई भी इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है। न मेरे बाप दादा थे, न मेरी नाना नानी थे, न मेरी मम्मी थी, न मेरी बहन थी। मैं इकलौता इंसान हूँ। बाकी मेरे भाई जो हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत ही छोटे अमाउंट पे काम करते हैं। मेरा दूसरा एक कज़न है जो मारुति के शोरूम में काम करता है। मेरी बहन जो है वो हाउसवाइफ हैं और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कर लेती हैं कभी कभी पैसा कमाने के लिए। मैंने ज़िंदगी के 16 साल नौकरी किया है, और नौकरी के बाद पिछले 4 साल पहले मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला, लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो, जिसमें मैंने अलीगढ़, सरबजीत, भूमि और पीएम नरेंद्र मोदी जैसी फिल्म बनाई। मेरी रिश्ते जो हैं इस इंडस्ट्री में जर्नलिज्म की वजह से, मेरी फिल्मों की वजह से, मेरे काम की वजह से ठीक ठाक है। जब मैं सरस्वती चंद्र सीरियल बना रहा था तब मैं मिला सुशांत से। मैंने उन्हें बुलाया था क्योंकि वो पवित्र रिश्ता सीरियल कर रहे थे। वो छोड़ दिए थे एज एन एक्टर, एज ए पीक पर टेलीविज़न के। और फिर मैंने सोचा कि इस इंसान को मैं अपने सीरियल में ले लेता हूँ। तो मैंने उनको प्रोडक्शन हाउस में 2011 में बुलाया और सरस्वती चंद्र सीरियल ऑफ़र किया लीड में, जहाँ उन्होंने बताया कि उनको अब फिल्मों में काम करना है, इसलिए उन्होंने नंबर 1 सीरियल छोड़ दिया है। उस आदमी की हिम्मत को देख के मुझे खुशी हुई, उस आदमी के हौसले को देख के मुझे खुशी हुई। और वहाँ पता चला कि वो भी बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूँ, वो भी पटना से हैं, और मैं भी मुजफ्फरपुर और पटना सेंट्रल स्कूल में, पटना में पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। जौनपुर, बलिया ऐसे शहरों में मैंने पढ़ाई की है, संस्कृत मीडियम, हिंदी मीडियम में। वहाँ से हम दोनों को पता चला कि हम दोनों का पैशन एक है, सिनेमा है, काम करना है। उनको भी म्यूज़िक का शौक़, लिखने का शौक़, पढ़ने का शौक़, और हम दोनों का शौक़ जो, और नेचर और गांव और शहर एक था, इसलिए हमारी दोस्ती बढ़ी। फिर मैं उनके घर आना जाना शुरू किया। उनका खाना पीने का शौक़, मुझे भी खाने पीने का शौक़। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब बातें करते हुए कि मैं अपने रिश्ते की बातें कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। इनफैक्ट आज तो बहुत ही ख़राब दिन है जहाँ मुझे
सुशांत और मेरे पर्सनल चैट्स को आज मुझे मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डालना पड़ा है। बल्कि मैं ट्विटर पे कभी नहीं था, सोशल मीडिया पे। आज मेरा ट्विटर का पहला दिन है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारा रिश्ता कैसा था। सौरभ, आप बिल्कुल ही चुप हैं, आप भी कुछ बोलिए। नहीं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं दरअसल, इसीलिए मुझे लगा आपकी अपनी आप बात आप कह रहे हैं। देखिए संदीप, ये सारे सवाल आज आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल उठाए, और चूंकि सुशांत की मौत की परिस्थितियां अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, इसलिए उन दिनों में जो भी लोग उनकी मौत के बाद जो भी लोग देखे गए, या जितने भी लोग उनके घर पर गए, या जो उनके परिवार को जानते हैं या उनको पर्सनली जानते थे, लोग उनसे समझना चाहते हैं कि भाई हुआ क्या। तो आप शायद इस केस में कोई रोशनी डाल सकते हैं, इसलिए हम भी आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए जांच एजेंसी भी आपसे पूछ रही है, और कोई वजह नहीं है। तो मैं आपसे शायद नहीं मुझे डालना करके बातें पूछता जाऊंगा आप। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं सौरभ, बिल्कुल हर बात का। अच्छा, ये बताइएगा संदीप, हर आरोप अच्छा बस ठीक है, चलिए मैं अब शुरुआत करता हूं, लोगों के सामने क्लियर हो जाए कि संदीप सिंह कितना जानते हैं, और संदीप के पास कुछ छुपाने को नहीं है, जो उनको मालूम है सब आप दुनिया के सामने रख दीजिएगा। पहली बात तो आपने कहा आपकी सुशांत से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो ये दोस्ती जो है ये पारिवारिक स्तर पर भी थी, यानी आप सुशांत को उनके घर में उनके पिता, उनकी बहनों सबको जानते थे? सबसे पहले सौरभ मैं एक बात कहता हूँ, सुशांत एक स्टार थे, एक टीवी एक्टर थे, उसके बाद फिल्मों में काम करना शुरू किया। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रोड्यूसर, मैं कई एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स को जानता हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि मैं उनके माँ बाप, भाई बहन, चचेरे भाई सबको जानूँ पहचानूँ, ऐसा नहीं होता। मुझे एक बात कहना है, जब सुशांत बॉम्बे में रहते थे तो उनके पिताजी पटना में रहते हैं, उनकी एक बहन अमेरिका में रहती है, दूसरी दिल्ली में रहती है, तीसरी चंडीगढ़ में रहती है। कभी कोई ऐसा शादी का माहौल या बर्थडे का माहौल या एक कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं हुआ जहां सारी फैमिली आ जाए और हम सब मिले एक बार में, हम सब एक दूसरे को जाने। तो हम नहीं मिले थे उनके फैमिली को, तो फैमिली ये बात सही कह रही है कि वो मुझे नहीं जानती और मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। हम सब मिले हैं। 14 तारीख को मैं मीतू दीदी को मिला हूं और 15 तारीख को बाकी के लोगों को, वो भी किसी से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन का माहौल नहीं था कि मैं संदीप सिंह हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं। भाई एक दोस्त है, आ गया मदद करने। तो फैमिली को मैं कभी मिला ही नहीं सौरभ जी। ठीक है, आपने क्लैरिफाई कर दिया। देखिए ये सवाल उठा क्यों था, क्योंकि जिस घर में मौत हुई हो किसी की और वहां पर बिल्कुल इमीडिएट फैमिली, और वो फैमिली में भी केवल उनकी बहन मुंबई में रहती है, उसके अलावा उनकी सारी फैमिली बाहर रहती है। तो उस वक्त अगर कोई व्यक्ति ऐसा नजर आता है जो हर चीज में मदद कर रहा है, जो हर चीज में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, भाई एम्बुलेंस को बुलाना है, एम्बुलेंस वाले को पेमेंट करना है, अब भाई मॉर्चुरी में, अब हॉस्पिटल में जाना है या हॉस्पिटल से शमशान घाट लेकर के आना है, हर जगह कौन दिखाई दिया? संदीप सिंह दिखाई दिए। और उसके बाद जब परिवार ने की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि भाई संदीप सिंह को तो हम जानते ही नहीं है, तो एक ऑब्वियस सवाल उठा कि फैमिली की तरफ से लोग कह रहे हैं कि हम जानते नहीं है और हर जगह संदीप सिंह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? जी जी, मैं आपको बताता हूं। जब ये खबर मुझे 14 तारीख को पता चली कि ऐसा खबर आया है कि सुशांत, इस हादसे का जब खबर पता चला मुझे, ठीक है, तो मैंने महेश शेट्टी जी को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे पिकअप किया, हम लोग मेरी गाड़ी में फिर सुशांत के यहाँ गए। मुझे क्या लगा कि ऐसा खबर आया है, इतना बड़ा खबर आया है, तो मैं भी भीड़ का एक हिस्सा होऊंगा। जब मैं वहाँ पहुँचा पहली बार उस घर पे, तो इंडस्ट्री का या उनके दोस्त या उनका कोई भी इंसान, 35 साल का रिश्ते का एक इंसान मुझे वहां नहीं दिखा। मुझे कौन दिखा? तो उनकी बहन अकेली। तो क्या उस समय सौरभ मुझे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मेरी उंगली कैसे होनी चाहिए, जब मीडिया मुझे देखे तो मुझे थम्स अप नहीं बोलना है, मुझे आंसू होने चाहिए, मैं बिल्कुल इमोशनल रहूं, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मुझे कैसे बात करना है, मेरा इमेज तो नहीं खराब होगा, मुझे उंगलियां तो नहीं उठेगी, मैं ये सब नहीं सोचा। जो क्या मेरी गलती थी,
कि मैं इमोशनल होके मैं और महेश शेट्टी पहुंच गए, मुझे सचमुच ऐसा लगा था कि इंडस्ट्री के बहुत लोग होंगे या उसके नॉर्मल दोस्तों में से बहुत लोग होंगे जो उसके साथ खाते पीते घूमते ऐश करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो उस वक्त मुझे भाग जाना चाहिए था या एक लड़की मीतू दीदी जो अकेली हैं और ऐसा हादसा हो गया उस समय खड़ा रहना चाहिए उनके साथ, फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैंने ऐसा किया? लोगों ने मेरे पे उंगलियां तो उठा दी पर किसी ने दिमाग यूज नहीं किया इंसान की तरह कि यार कोई नहीं, सिर्फ ये लड़का अकेले सब कुछ कर रहा है, बारिश में भाग रहा है, अपनी इमेज की चिंता नहीं कर रहा, अपनी इज्जत की नहीं, अपने प्रोफाइल की नहीं, अपने बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहा है। ये मेरी गलती है। मैं बिहार से हूं, अगर हम एक अर्थी भी देखते हैं ना अनजान इंसान का तो हम कंधे पे ले लेते हैं उसको और हम विदा देते हैं। तो ये तो दोस्त था। फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि आप तो 1 साल से उससे बात ही नहीं किए थे, आपके कॉल रिकॉर्ड्स, हर चीज की छानबीन की गई मेरे घर के बाहर 20 दिन से मीडिया खड़ी है और बाहर खड़ी होने के बाद ये न्यूज डाल रही है कि मैं भाग गया, मैं लंदन चला गया, मैंने थम्स अप दिखाया, मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। ये सवाल उस इंसान के बारे में जिसने अपने दोस्त के फैमिली के साथ या दोस्त के फ्यूनरल के लिए ऐसे वक्त पे दिन रात एक करके खड़ा रहा, जो पिछले कुछ महीनों में मेरे फैमिली के साथ हो रहा है, वो किसी ने सोचा? मेरी सोसाइटी वाले मुझे कहते हैं कि अब आप इस सोसाइटी में मत रहिए। मेरे घर पे कैमरा लाकर दरवाजा बेल दबाने का हक किसने दिया है लोगों को? ये तरीका है? किसने कहा मैं आरोपी हूं? क्या मुंबई पुलिस ने कहा, बिहार पुलिस ने कहा, ईडी ने कहा, किसी ने कहा कि मैं आरोपी हूं? उनको मुझ पे शक है? फैमिली वालों ने भी कभी नहीं कहा कि उनको मुझ पे शक है। जिन पे उनको शक था उन्होंने पटना पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज किया और आज उन लोगों से पूछताछ कर रही है। और कोई भी पूछताछ हो किसी भी तरीके का, मैं यहां मुंबई में अवेलेबल हूं, मेरे घर पे मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा और बात करूंगा। जो सच है वही बोल रहा हूं मैं। मुझ पे उंगलियां क्यों उठी, कब उठी, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं फ्यूनरल से आया 15 तारीख को, तब तो लोगों ने ट्वीट किया, तालियां बजाई कि दोस्त हो तो ऐसा हो। उसके बाद अचानक क्यों लोगों को मुझ पे शक हुआ? कोई YouTube पे मेरे बारे में कहानी चला रहा है, कोई ट्विटर पे लिख रहा है, क्यों? ताकि उनके कुछ लाइक्स बढ़ जाएं, ताकि फॉलोवर्स, किसी की इज्जत, किसी की फैमिली को तबाह करके आपको अपने फॉलोवर्स और लाइक्स का चिंता है। मेरी मम्मी और बहन के बारे में सोशल मीडिया में बोलने का हक किसने दिया उनको? और क्यों? ऐसी क्या गलती कर दी हमने? मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर किसी का डेथ होगा मैं जाऊंगा और अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा। ये तो वही हो गया यार, रोड पे अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई गिरा हुआ है तो पुलिस के डर से उस इंसान को उठाओ मत, मरने दो। क्यों मरने दो? वो इंसान है। हम पहले इंसान हैं। हमको मीडिया का चिंता करना चाहिए क्या? तीस दिन अगर मैं चुप रहा तो उस पे लोगों ने इतना फायदा उठा लिया जी। मैं पहला इंसान था जो बाहर आया 26 जून को और मैंने इंटरव्यू दिया है। मैं भागा नहीं हूं कहीं से। फिर दूसरी बार भी मैंने इंटरव्यू दिया। अब क्या मैं अपने काम को छोड़ के सिर्फ इंटरव्यू देता रहूं? यही बचा है। मुझे भी आगे बढ़ना है लाइफ में। एक तो लॉकडाउन का समय, कई मुसीबतें आती हैं, कई लोग घर में बीमार हैं, कई लोग फ्रेंड्स आई हैव लॉस्ट, कई परिवार, कई दोस्तों के माँ बाप, कितने लोगों का डेथ हो गया। सारी सिचुएशन को समझते हुए भी लोगों ने इतना मुझ पर उंगली उठाया। क्या गलती किया भाई मैंने? क्यों? किस बात की मैं सजा भुगतूं? यह सजा है मेरी कि मैं फैमिली के साथ खड़ा रहा, मैं सुशांत के अंतिम संस्कार में फैमिली का साथ दिया। इतनी गालियां, मेरा नंबर न्यूज चैनल पे फ्लैश कर दिया गया। हर इंसान, 1 महीने से मैंने अपना मोबाइल ऑफ करके रखा। क्या उससे मुझ पे असर नहीं होता? इतनी बदनामी, क्या लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे?
हर इंसान मुझे फोन करता है, सजेशन देना शुरू कर देता है कि तुमको अब ये करना चाहिए, तुमको अब ये करना चाहिए। कई लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो जो चले गए वहां पे, जैसे बाकी के लोग नहीं गए इंडस्ट्री के और उसके दोस्त, तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। लोगों ने यहां तक सजेस्ट किया मुझे कि तुमको क्या जरूरत थी जाने की। आज ऐसा समय है कि लोग बोल रहे हैं किसी के मौत पे नहीं, सिर्फ 13वीं पे जाओ। तो ऐसा करना चाहिए था मुझे छोड़ देना चाहिए था मीतू दीदी को अकेला, उनकी बहन को अकेला छोड़ देना चाहिए। जब फैमिली आती तो देखती, कोई तो खड़ा हो। और इसकी ये अगर गलती है, इसकी सजा मैं भुगतूं, ठीक है, मेरी फैमिली भुगते। संदीप, आप बहुत आहत साउंड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर हुआ है, सुना है, या आपके साथ लोगों ने आपको आपके बारे में कहा है, आप उससे बहुत हर्ट हैं। चलिए, ये ठीक हुआ कि आपने अपने मन की बात जो है वो सारी आपने कह दी। मैं आपसे एक बात कहता हूं केवल, और उससे मुझे लगता है मेरा और आपका बात करना आसान हो जाएगा। मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाने वाला नहीं हूं, मैं आपको अक्यूज नहीं कर रहा हूं, ना ये मेरा काम है। मेरा काम है नहीं लगाइए, वो पूछना अब जो बचा क्या है, लगा सकते हैं और आप अगर विलिंग हैं वो बताने के लिए तो बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, मुझे कोई आरोप नहीं लगा रहा पर मैंने इसीलिए कहा कि मेरे आपके पास आया हूं, मेरे आपके बीच में इस वक्त आपके पास जो सवाल है सौरभ, आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए और आप मुझसे पूछिए। बिल्कुल 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 ठीक है। मैं जैसे आपने क्लियर ये कर दिया कि भाई ठीक है, ये बात साफ है, ये बात ठीक है कि मेरी बात नहीं हुई थी बहुत टाइम पहले, क्योंकि बात सही है, आपके कॉल रिकॉर्ड सामने आ गए जिसमें ये दिखाई दिया कि आपकी तो 8-10 महीनों से या 1 साल से आपकी सुशांत से बात नहीं हुई थी। और फिर ये नजर आ रहा है कि भाई सब कुछ संदीप सिंह ही और वहां पर कर रहे हैं, हर चीज की देखभाल संदीप सिंह ही कर रहे हैं। तो आपने अभी तक ये बताया कि आपको महेश शेट्टी ने बताया था, और महेश शेट्टी सब जानते हैं, सुशांत के बहुत करीबी दोस्त हैं। आप महेश शेट्टी के साथ उनके घर पर पहुंचे थे। अब वहां पहुंचने के बाद आपने क्या देखा था और उसके बाद क्या हुआ आगे अगले चंद घंटों में या अगले 2 दिनों के अंदर, आप खुद बताइए। बिल्कुल, तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा, क्योंकि मुझे वो घर नहीं पता था, क्योंकि मैं वो घर पे कभी गया ही नहीं था। तो महेश शेट्टी भी उस घर पे नहीं गए थे पहले कभी। वो गेट पे लॉकडाउन में एक बार गए थे, गाड़ी में राउंड मार रहे थे सुशांत के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो वॉचमैन से हमने बात की कि हम सुशांत के दोस्त हैं, हमें अंदर आने दीजिए। तो वॉचमैन ने हमें अंदर आने दिया। फिर हम गए ऊपर 5 माले पर तक हम पहुँचे, फिर हम नीचे आ गए और फिर पूछे कि भाई कौन से फ्लोर पे सुशांत का घर है। फिर हमें बताया गया, फिर हम ऊपर गए। जब हमने बेल दबाया तो पुलिस वाले ने हल्का दरवाज़ा खोला और हमसे कहा कि हाँ जी बताइए। तो हमने कहा कि भाई हम दोस्त हैं सुशांत के। बोला ठीक है, आप लोग बाहर रुकिए, अंदर आना फ्लैट में अलाउड नहीं है। तो हम फिर वापस नीचे चले गए और हम नीचे खड़े थे। थोड़ी देर बाद सुशांत को लेके वो लोग नीचे आए, स्ट्रेचर पर लिटाया और फिर उसको, हम वहीं खड़े थे, एम्बुलेंस में लेके वो लोग चले गए। वहाँ पे फिर पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं। हम दोनों ने कहा हम उसके दोस्त हैं। बोले ठीक है, आप लोग अपना नंबर हमें दे दीजिए, आगे की जानकारी हम आपको बताएंगे। उन्होंने हमारा नंबर लिया, हमने वो नंबर दिया। उसके बाद मैं और महेश ऊपर चले गए। हम हॉल में भी अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ पुलिस वाले थे। ऊपर के फ्लोर पे जाना अलाउड नहीं था उस समय। तो हम फिर किचन में बैठे थे। जैसे हम किचन में बैठे, आधे घंटे के अंदर हमें फ़ोन आ गया एक पुलिस वाले का। हमने फ़ोन लिया, उनकी बात सुनी और पुलिस वाले को, वहाँ पे मौजूद एक पुलिस कर्मी को मैंने वो फ़ोन दे दिया मेरा। वहाँ उसने कहा मुझे और वो पुलिस वाले को कि कूपर हॉस्पिटल में हम सुशांत को लाए हैं। कूपर हॉस्पिटल में परिवार की एक सदस्य को अभी आना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एक ही सदस्य थी वहाँ पे, मीतू दीदी। और सुशांत के आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आप आ जाइए। पर उनकी बहन आना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर को बात करना है। फिर मैं ऊपर के फ्लोर पे गया एक पुलिसकर्मी के साथ। पहली बार मैं मीतू दीदी को देखा और उन्होंने मुझे देखा और मैंने बोला ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, आप आइडेंटिटी प्रूफ लेके चलिए, हमको हॉस्पिटल जाना है क्योंकि डॉक्टर को आपसे कुछ पूछताछ करना है, कुछ लिखना है। तो मैं वहाँ से उनको लेकर चला गया और जब हम वहाँ पहुँचे
तो जो भी पूछताछ करना था डॉक्टर को, डॉक्टर ने किया। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मीतू दीदी के साथ मैं गाड़ी से उतरा तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, मीडिया थी, पुलिसकर्मी थे कूपर हॉस्पिटल पे। तो कूपर हॉस्पिटल पे एक हवलदार ने बोला संदीप सिंह कौन है, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन है, तो मैं चिल्ला नहीं सकता था कि मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क हटा के नहीं बता सकता था। तो मैंने थम्स अप किया। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि जब पुलिसकर्मी ने पूछा कौन आए है संदीप सिंह, तो मैंने थम्स अप दिखाया। वो थम्स अप पे भी शक है लोगों को। और फिर मैं वहाँ से चुपचाप सर झुका के अंदर चला गया। मैंने उस समय ये नहीं सोचा था कि मेरे पे इतना जजमेंट लोग बिठा लेंगे। और मैंने बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस और आंखों की प्रैक्टिस, आंखों में आंसू डालना नहीं सीखा है। ये हादसा जिंदगी में किसी के साथ ना हो, ये पहली बार हुआ था। और फिर मैं वापस मीतू दीदी को ले जाकर उनके घर पे जैसे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई, मैं जाके उनको ड्रॉप कर दिया। जी सौरभ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि जब आप घर पे पहुंचे तो एक पुलिस वाले ने आपसे पूछा आप कौन हैं और आपका नंबर ले लिया, और जब हॉस्पिटल में किसी परिजन को बुलाने की बात हुई तो आपको उन्होंने फोन कर दिया और इन रिटर्न आपने वो मैसेज मीतू सिंह को दिया और आप मीतू सिंह को लेकर के चले गए। मतलब ये इत्तेफाक था कि पुलिस वाले ने आपको फोन किया। इत्तेफाक क्यों था? उन्होंने मेरा नंबर लिया था ना कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अब नेक्स्ट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। इत्तेफाक से मेरा मतलब ये है कि मतलब आप इत्तेफाक से मतलब ये है कि आप वहां मौजूद थे, उन्होंने आपका नंबर ले लिया। अब ये क्योंकि सवाल मैंने इसलिए किया कि भाई कोई कहेगा कि भाई सीधे बहन को क्यों नहीं फोन कर दिया, जब वहां पे सिस्टर थी तो उसने सिस्टर को क्यों नहीं फोन कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि शायद बिल्कुल सही, आपका नंबर भी, ये भी आरोप अब लग सकता है, उन्होंने आपको कॉल कर दिया, ये आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि और तो कोई आया नहीं था ना वहां से। फैमिली का कोई चंडीगढ़ में मौजूद था, कोई दिल्ली, कोई अमेरिका, कोई पटना, तो और तो कोई था नहीं। तो उनके पास हमारा नंबर था, उन्होंने हमें फोन कर दिया। वहां से मदद का सिलसिला एज अ फ्रेंड मैंने शुरू कर दी, जिसको लोगों ने गुनाह मान लिया और जिसकी सफाई मैं पिछले 3 महीने से दिए जा रहा हूं। चलिए ठीक है, एक बात की क्लैरिटी मिली ना। देखिए बात करने से क्या हुआ, अब हमें इतना पता चल गया कि अब संदीप सिंह इस सारी पिक्चर में आए कहां से थे। नहीं, अब ये क्लियर हुआ ना, आपने क्लियर कर दिया कि आप आखिरकार इस पूरी पिक्चर में आप आए, आपकी एंट्री कहां से हुई, तो वो आपने क्लियर कर दिया। ठीक है। अब जरा एक बार जरा हमें ये भी बता दीजिए कि आपने कहा आप ऊपर के फ्लोर पे गए थे, तो ये वो फ्लोर था जहां पर सुशांत की बॉडी पाई गई थी? और अगर वो फ्लोर था तो आपने कुछ देखा, आपने क्या नोटिस किया, क्या देखा, कुछ बता सकते? नहीं, उस समय तक तो सुशांत की बॉडी को वो लोग लेके चले गए थे ना कूपर हॉस्पिटल। जब वो लोग नीचे से लेके चले गए थे तब हमें अलाउ किया गया ना ऊपर जाने के लिए। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो जो क्राइम ऑफ इंसिडेंट, जो सीन ऑफ इंसिडेंट का जो रूम था, क्या आप वहां तक जा पाए थे? जी, वहां तो पुलिस थी, वहां पे उस रूम पे पुलिस थी। अच्छा। और उसके बगल के रूम में मीतू जी थी। तो मीतू जी को मैंने बोला और मैं वहाँ से उनको लेके नीचे आके लिफ्ट से हम नीचे उतर के कूपर हॉस्पिटल चले गए। ठीक है। अच्छा, फिर अब ये कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि भाई वो जो आधार कार्ड या पैन कार्ड वो संदीप के पास कैसे आ गया? संदीप जब वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो मौत की खबर मिलने के बाद पहुँचा था, तो वो जो उनके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, आईडीज थे, वो कैसे आ गए? वो मेरे पास नहीं आए थे सौरभ। वो क्या था, बड़ा सिंपल है कि मैं और मीतू दीदी ही थे। तो क्या मीतू दीदी वो डॉक्यूमेंट्स किसी थर्ड या अनजान इंसान को देती जेरोक्स निकालने के लिए, जो हमें सबमिट करना था कूपर हॉस्पिटल पे, कि हम ओरिजिनल ही दे देते?
मेरी गलती वापस ये थी कि मुझे मीतू दीदी को बोलना चाहिए था कि आप ही जाइए, जेरोक्स निकालिए और दे दीजिए। वो अकेली थी, तो मैंने बोला आप दीजिए, मैं इसका जेरोक्स निकलवा लेता हूँ और फिर वो जेरोक्स कॉपी मैं दे देता हूँ आपको। तो मैंने जेरोक्स निकाले, उनको दे दिया, उन्होंने वो आईडी प्रूफ अपने पास रख लिया। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, उस फॉर्मेलिटी में मैं मदद कर रहा था, आज उसका शिकार बन के बैठा हूँ। और एक एक चीज़ को तहकीकात की तरह आप लोगों को सफाई देनी पड़ रही है। बल्कि आप लोगों ने सीबीआई जांच मांगी, मैंने मांगी, पूरे देश ने मांगी, और वो सीबीआई जांच हो रही है। फिर भी मीडिया ही डिसाइड कर रही है कौन कौन आरोपी है, क्या क्या तहकीकात होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, किससे किससे होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से भी बड़े तो मीडिया हो गई है, जो डिसाइड करेगी कि आरोपी कौन है और सजा क्या देना है। साथ देने का भी तरीका होता है। ऐसे मैं गाड़ियों में जा रहा हूँ, मेरे गाड़ी पे मार रहे हैं, कांच वो कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है सौरभ। हाँ, कुछ गलती हो अलग बात है, मैं सिर्फ खड़ा रहा मेरे दोस्त के लिए और उनकी फैमिली के लिए, उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। तकलीफ इस बात की है सौरभ। संदीप, अगर किसी ने भी आपके साथ मिसबिहेव किया है तो हम पहले आदमी होंगे और ये पहला चैनल होगा जो आप जो कहेगा कि आपके साथ गलत हुआ। किसी को आपके साथ मिसबिहेव करने का कोई राइट नहीं है, चाहे किसी को आपसे सवाल पूछना हो, चाहे आपकी तस्वीर बनानी हो, उसमें आपका कंसेंट जरूरी है। मैं पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ। मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूँ आपसे बात करते हुए इस वक्त। लेकिन जैसे आपने कहा कि मीडिया ने ट्रायल शुरू कर दिया, मैं आपकी किसी बात को कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा आज, लेकिन मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं जो ऑब्वियसली आपने हमें दिए हैं, आपने ही शेयर किए हैं। इसमें आप सुशांत की सिस्टर को किसी व्यक्ति का नाम लेकर के ये कह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ रहा हूं जानबूझ के, आपने उनका नाम लेकर के कहा है कि दीदी हु इज दिस पर्सन, ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट मी विदाउट एनी रीजन, इज स्पॉइलिंग माय नेम इन माय फैमिली एंड मीडिया, एंड माय फैमिली इज गेटिंग वरीड अ लॉट, एंड नाउ माय मदर एंड सिस्टर ऑल आर क्राइंग। अब ये सवाल आप सुशांत की सिस्टर से अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो भी आदमी बोल रहा था आपके खिलाफ, ये कोई उनके परिवार का ही जान पहचान का होगा ना। ये तो कोई रैंडम मीडिया या कोई रैंडम आदमी नहीं था, क्योंकि आपने ये सवाल उनकी सिस्टर से किया। क्योंकि वो इंसान ने मीडिया में ये बोला कि वो फैमिली फ्रेंड है, जो मैं नहीं जानता कि वो फैमिली फ्रेंड है या नहीं है आज तक। तो मैंने उनका जो इंटरव्यू था वो मैंने फॉरवर्ड किया मीतू जी को, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, और मैंने ये चीज लिख के उनको भेजा। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी किया है मीतू जी ने। आप वो रिप्लाई पढ़ना चाहेंगे सौरभ? हेलो संदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप मेरा सवाल सुन पाए क्या? मैं अभी आपको सुन पा रहा हूं जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे आपको सुनाई दे रहा है? आपने एक मैसेज किया था सुशांत की सिस्टर को। जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आप सुन लीजिए। आपने एक मैसेज किया सुशांत की सिस्टर को, और इसमें आपने आप उनसे ये कह रहे थे कि कोई व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आपने कहा कि वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं बिना किसी वजह के और मेरा नाम खराब कर रहे हैं। ये सवाल सुना मैंने, ये सवाल सुना और मैंने उसका जवाब भी दिया। परेशान है मेरी। अच्छा, तो मैं नहीं सुन पाया, शायद फोन कट गया था, इसलिए मैं शायद आपका सवाल नहीं सुन पाया। ये मैंने इसीलिए कहा कि देखिए, फिर अगर ये बातें उठी तो ये कोई उनके करीब रहा होगा ना, तो उसी ने बातें उठाई, तभी आप उनसे पूछ रहे थे। तो आप बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, शायद वाली बात जो है कि शायद करीब रहा होगा। जब उसने मुझे पता चला कि वो इंसान बोल रहा है कि वो परिवार का दोस्त है, तो ही मैंने ये सवाल मीतू दीदी से पूछा। लेकिन मीतू दीदी का क्या जवाब था वो आप देखिए।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने अभी तक हमको ये बताया कि आप कूपर हॉस्पिटल लेकर के गए मीतू जी को और आपने वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में उनकी मदद करी, उसके बाद आप उनको घर लेकर के आ गए। उसके बाद आपकी बाकी फैमिली कब आई? आपकी उनसे मुलाकात उसी दिन हो गई थी? जी नहीं, फैमिली तो चंडीगढ़ से फैमिली रात को आ गई थी और पिताजी जो थे वो तो नेक्स्ट डे आने वाले थे। तो उनका फ्लाइट कुछ दोपहर में लैंड होने वाला था, उसके बाद ही हम फ्यूनरल का कुछ भी प्रोसीजर कर पाते। तो फैमिली से मैं सुबह नेक्स्ट डे मिला 15 तारीख को, और ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, मीतू दीदी ने खाली बोला कि संदीप है, ये सुशांत का दोस्त है और ये आप बता दीजिए अभी क्या करना है। तो फिर फैमिली के लोग बैठ के डिसाइड किए कि फ्यूनरल इतने बजे रखा जाएगा क्योंकि पिताजी आ रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन था, सोच में थे कि पिताजी आएंगे तो वो सीधा हॉस्पिटल चलें या फ्यूनरल पे चलें या घर पे रहें आएंगे, तो वो सारी डिस्कशंस हो रहे थे। एक बार वो लोगों ने वो सारी चीज़ें फाइनल कर ली, फिर उन्होंने बताया कि हम लोग 4 बजे फ्यूनरल करेंगे, और क्योंकि पिताजी लैंड हो जाएंगे और घर पे नहीं, हम सीधा शमशान पे आएंगे, शमशान भूमि पे। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर उन्होंने अपने एक उनके मित्र हैं संजय जी, उनको हमारे साथ पुलिस वाले जब बोले तब हम घर से निकले और शमशान भूमि पहुँचे और कूपर बाद में सुशांत को लेने के लिए हम गए। अरे मैं उस पर आता हूँ हॉस्पिटल में जब आप क्योंकि आपको वहीं पर शायद पहली बार तो तभी देखा था हम लोगों ने भी, लेकिन एक चीज बड़ी स्ट्रेंज लग रही है। आपने भी जैसा पहले कहा कि आप अकेले दोस्त थे जो वहां पर गए, पहले महेश थे और आप दूसरे थे, कि सुशांत की मौत की खबर मीडिया को 2:30 बजे तक तो चल चुकी थी 14 तारीख को। 2:30 बजे से लेकर के अगले दिन तक, उनके अंतिम संस्कार तक, उनके घर पे पहुंचने वाला और कोई भी नहीं था। कोई सुशांत का कोई दोस्त नहीं। मुझे तो हैरानी होती है, रिया नहीं थी वहां पे, रिया की फैमिली नहीं थी, कोई आदमी नहीं पहुंचा कि एक आदमी की डेथ हो गई है। वो इतने बड़े स्टार थे, उनको दुनिया जानने वाले लोग थे। सौरभ, मैं इतना ग्लैड हूं कि आपने कोई आदमी नहीं आया वहां। सौरभ, ये जो सवाल है ना आपका, ये सवाल मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि बाकी के लोग जो मुझसे अब कहते हैं 30 दिनों से कहा जा रहा है कि देख लो तुम पे कितनी उंगलियां उठ रही है, तुम इतने बेवकूफ़ इंसान हो संदीप कि तुम वहां पहुंच गए और कोई नहीं पहुंचा, तुम और महेश पहुंच गए। क्यों पहुंचे तुम? आज तुम पे सब लोग उंगली उठा रहे हैं, तुम्हारी इज्जत डाउन हो रही है, तुम्हारे काम पे असर करेगा, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तुम्हारे साथ वो हो सकता है। सब लोग, हर लोग मुझे सजेस्ट किए जा रहे हैं, रोज फोन करते हैं, रोज ओपिनियन देते हैं, और मैं चुपचाप हर उस इंसान का फोन उठा के या मिल के जवाब देता रहता हूँ। सेम बात पिछले 60-70 दिन से सेम बातें कर रहा हूँ, सेम बात, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, सोच समझ के, सच बोलना, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। और ये जो आपने पूछा, यही तो सोच है, यही तो बात थी ना। क्या मैं भी उन्हीं लोगों की तरह इंतजार करता रहता कि यार, या सोचता रहता कि यार मेरे करियर का क्या होगा, मैं क्यों जाऊं, ऐसा हादसा हो गया। तो मैं और महेश ये नहीं सोचे। सुशांत ने मेरे किसी फिल्म में काम नहीं किया था, करने वाला था। इतने लोगों के साथ उसने काम किया, इतने लोग उसके दोस्त थे, कोई नहीं आया था ना घर पे ना। हाँ, शमशान पे आ गए थे फ्यूनरल के लिए, कई लोग बारिश में भीग रहे थे क्योंकि एक तो लॉकडाउन का वक्त था, तो कम लोग आए थे, पर वहां पे आए थे फ्यूनरल पे, जैसे सब लोग आते हैं। मैं तो इरफान खान साहब के भी फ्यूनरल पे गया था। मैं 25 लोगों में से मैं भी था इरफान खान के फ्यूनरल पे। मैं तो जगजीत सिंह जी के भी फ्यूनरल पे गया था, शम्मी कपूर के जी के भी गया था, श्रीदेवी जी के फ्यूनरल पे गया था। हम सब इंडस्ट्री में 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं जाऊंगा ही। आखिरी विदाई के वक्त क्यों नहीं जाना चाहिए? तो बाकी के लोग सोचते रहे, मैंने नहीं सोचा। तो ये मेरी गलती थी क्या कि मैं नहीं सोचा और मैं वहां पहुंच गया?
जी नहीं ठीक है, आपने दोस्ती का फर्ज निभाया, कोई दोस्त होता यही करता जो आपने किया। अब मैं फिर देखिए, मैं केवल जो चीज ऑब्वियस किसी को लगती होगी, इस केस में तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए था, वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब एक तो आप इकलौते दोस्त वहां पहुंचे हुए हैं, आपने कहा कि वहां बहन अकेली थी, आपका फर्ज था उनकी मदद करना, कोई और वहां था नहीं, आपने उनकी वहां से लेकर अस्पताल तक मदद की, चलिए ठीक है। अब अगले दिन जब पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को फ्यूनरल के लिए ले जाना है, ये कॉमन बात होती है, बड़ी आम बात है। मैंने अपनी जिंदगी में फ्यूनरल अटेंड किए हुए हैं कि भाई जहां से बॉडी चलती है वहां पर फैमिली जरूर मौजूद होती है, कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर मौजूद होता है। वहां पर भी अकेले संदीप सिंह? जी 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 नहीं, तो मैं यहाँ बता दूं कि जो बॉडी रिसीव करने के लिए एक पेपर पे साइन करना होता है, तो वो पुलिस वालों ने, क्योंकि बारिश हो रही थी, मीडिया था बहुत सारा, तो पुलिस वालों ने वो पेपर घर पे भेज दिया था और वो साइन होकर आ चुका था। जैसे मैंने कहा कि जो संजय जी थे वो पेपर लेके पुलिस वालों को दे दिया उन्होंने। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी पेपर वर्क की वो भी उन्होंने कंप्लीट की, कुछ जेरोक्स चाहिए थे वो भी कंप्लीट की। मैं वहाँ मौजूद था। हाँ, जब पुलिस वालों ने बोला कि हमारी पुलिस की गाड़ी आगे चलेगी और एम्बुलेंस बीच में और वापस पुलिस की गाड़ी पीछे होगी, तो संदीप जी आप और ड्राइवर आगे बैठ जाइएगा एम्बुलेंस में, ताकि एक आदमी, और जो संजय जी थे वो ऑलरेडी, क्योंकि फैमिली पहुंच रही थी विले पार्ले शमशान भूमि पे, वो ऑलरेडी वहां पे उनको रिसीव करने के लिए चले गए थे, क्योंकि कुछ लोग पिताजी को भी पिकअप करके घर पे लेके गए थे और आ रहे थे। तो वो सारा कोऑर्डिनेशन प्लस बहुत बहुत जोर से उस वक्त बारिश हो रही थी, तो मैं एम्बुलेंस ड्राइवर के बगल में, किसे एम्बुलेंस में बैठना पसंद होगा, कौन बैठना चाहेगा एम्बुलेंस में, लेकिन उस समय मैं था, मैं बैठ गया। कूपर हॉस्पिटल से शमशान भूमि ले जाने के लिए बैठा था। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोग कुछ और अब इसकी कहानियां न बनाएं। और दो जो एम्बुलेंस वाले थे वो लोग पीछे बैठे हुए थे सुशांत के साथ, जिन्होंने रखा था स्ट्रेचर पे, ताकि गाड़ी जब वहां पहुंचे तो वो लोग उतार सकें। और मैं फिर विले पार्ले से शमशान भूमि पे पहुंचा जहां पे फैमिली मौजूद थी। जब मैं पहुंचा उसके बाद फैमिली वाले आए और कुछ दोस्त लोग ऑलरेडी अंदर पहुंच चुके थे और कुछ लोग ऑलरेडी बाहर खड़े थे बारिश में, पैर के ऊपर तक पानी भर चुका था। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिख रहा था, कोई और था ही नहीं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कोई और वहां नहीं आया था, सब लोग शमशान भूमि पे आए थे। बहुत हैरानी की बात, एक ही इंसान था बॉलीवुड से, ठीक है संदीप, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि ये बताइए कि वो उस समय वहां मौजूद था। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए कि आज बहुत सारे, आज एम्स की एक फॉरेंसिक टीम ने जब सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको दी गई थी उनके एनालिसिस के लिए, तो उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने उनके गर्दन पे जो निशान थे उसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स रेज किए हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर है इस सुशांत की मृत्यु को लेकर के। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन हॉस्पिटल में आप जब भी रहे या जब उनकी बॉडी को एम्बुलेंस में लाया जा रहा था घर पर, तब किसी भी मौके पर आप क्या आप सुशांत के शरीर पर बॉडी मार्क्स को देख पाए, उनकी गर्दन पर जो निशान थे? कभी ऐसा मौका आया क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि वो मीडिया फुटेज में भी है। कूपर हॉस्पिटल से जब घर पे से भी बॉडी गई तो वो सीधा कवर करके लेके जाते हैं, और जब एम्बुलेंस में भी कूपर से बॉडी रखी जा रही थी तो वो कवर था। और जब मैं या फैमिली वाले या उनके जितने दोस्त थे, सीधा शमशान भूमि में जब हमने एम्बुलेंस से बॉडी को एक जगह पे रखा गया तो कपड़ा उनके चेहरे से हटाया गया और सबने अंतिम दर्शन उनके किए। तब जैसे सब लोगों ने देखा वैसे ही मैंने भी देखा और मैंने भी दर्शन किया, माला चढ़ाया, लकड़ी रखा, घी रखा और बाकी की क्रियाक्रम उनके पिताजी कर रहे थे, उनको अग्नि दे रहे थे और हम सब वहाँ खड़े थे। और फिर हम शांति से एक कॉर्नर में जाके बैठे थे अग्नि देने के बाद और चिता को देख रहे थे। मुझे इतना ख़राब लग रहा है ये सब बोलने में कि
ऐसे दिन आ जाएगा कि ये सारी बातें इतने डिटेल में बोलना पड़ेगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। सोचा ही नहीं था सौरभ मैंने, लेकिन मजबूरी है कि वापस मेरी इज्जत पे कोई उंगली ना मैं समझ सकता हूँ। वापस मेरी मम्मी और मेरी बहन को लोग सोशल मीडिया पे गालियां ना दें कि एक एक वर्ड सोच सोच के सही भी बोलने में साला डर लगता है। तो मतलब खैर आप बोलिए। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है। अच्छा, अब जिन आप पर जब लोगों ने सवाल उठाए तो ढूंढ के निकाला गया, फिर ये बात सामने आई कि भाई संदीप सिंह ने जो है वो एम्बुलेंस वाले से अगले दिन और उसके अगले दिन क्यों बात की, 2 दिन बाद तक एम्बुलेंस वाले से क्या बात कर रहे थे संदीप सिंह, क्यों बात की? हाँ जी जी जी, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं सौरभ कि एम्बुलेंस वाला जो था उनको पुलिस वाले बुलाते हैं जब घर से वहाँ हॉस्पिटल लेके जाना है तो, करेक्ट। फैमिली तो बुलाई नहीं थी, मीतू ने, दीदी ने भी नहीं बुलाया था, मैंने भी नहीं बुलाया था। तो वो एम्बुलेंस वाले का फर्ज है किसी को फ़ोन करके अपना पैसा हक का मांगने का। पुलिस वालों ने कूपर हॉस्पिटल में शायद उनको मेरा नंबर दे दिया होगा कि भाई आप इनको फ़ोन कर लो, ये आपका पेमेंट क्लियर कर देंगे। जहाँ उसने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, और मैंने उनको बोला कि आपका पेमेंट हो जाएगा। अब उस सिचुएशन में मैं बांद्रा में फ़ोन करके या मीतू दीदी को या उनके फैमिली को फ़ोन करके तो नहीं कह सकता हूँ ना कि एम्बुलेंस वाले का पेमेंट कर दीजिए प्लीज़। ये तो परवरिश दी गई है ना एटलीस्ट कि भाई इतनी छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए ऐसे सिचुएशन पे, कि मैं मेरे दोस्त के एम्बुलेंस का पैसा भी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, इतना तो छोटा नहीं हो सकता ना कोई इंसान कि उस समय मुझे घर पे जाके सोचना चाहिए था कि नहीं मैं क्यों दूं, किसी और को देना चाहिए, फैमिली देगी तो, क्योंकि अगर बाद में कॉन्स्पिरेसी हो गया तो मैं इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मैं फंस जाऊंगा। मैं ये सब सोचूं या उस समय चीज़ों को क्लियर करता जाऊं। तो मैंने जो मेरे साथ मेरे प्रोडक्शन में काम करते हैं, दीपक साहू का नंबर उस एम्बुलेंस वाले को दिया और दीपक साहू और अक्षय दोनों ने कोऑर्डिनेट किया और वो 8,000 का बिल उसने दिया दीपक को और दीपक ने वो पैसा एम्बुलेंस वाले को क्लियर कर दिया। हाँ, हम 14 का पैसा 15 को नहीं क्लियर कर पाए थे या शायद 16 को नहीं क्लियर कर पाए थे, इसलिए उसका 2-3 फ़ोन आना जाना हो गया, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपने पेमेंट से मतलब है, तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है। और वो चीज़ अगर हमने क्लियर कर दी 2 दिन, क्योंकि बारिश हो रही थी, फ्यूनरल का भी काम था, फैमिली का भी काम था, 14 को भी इतना सारा भागदौड़ था, तो इमीडिएटली तो नहीं कर पा रहे। और 8,000 10,000 रुपया लेके तो कोई मार्केट में घूम नहीं रहा है। हम उनको चेक तो दे नहीं सकते, हम उनको डीडी बनाने का तो हमको मौका नहीं मिला, तो हमने उनको कैश दे दिया। ये बात है सिर्फ। ठीक है संदीप, जमाना ऐसा हो गया मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये मैं व्यूअर्स के लिए ऐड कर देता हूँ कि जो बात संदीप बता रहे हैं उसका एक सबूत भी है एक किस्म से। संदीप की चैट है सुशांत की सिस्टर के साथ, वो मेरे पास है इस फोन में, अभी आप देख भी सकते हैं। ये चैट हो रही है संदीप की सुशांत की सिस्टर के साथ, और सुशांत की सिस्टर ने संदीप से पूछा भी है कि संदीप काइंडली कंफर्म अबाउट द एम्बुलेंस पेमेंट, इज इट डन। सुशांत की बहन मीतू संदीप से पूछ रही हैं कि क्या एम्बुलेंस की पेमेंट हो गई थी, जिसका जवाब संदीप देते हैं इट्स डन। तो जो बात संदीप कह रहे हैं कि ये जो बातचीत हो रही थी ये एम्बुलेंस वाले की पैसे पेमेंट को लेकर हो रही थी, उसका रेफरेंस संदीप की और सुशांत की सिस्टर की चैट में व्हाट्सएप पर जो चैट हुई है उसमें भी मिलता है। ठीक संदीप? जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जितनी भी अफवाहें हैं, पब्लिक के मन में जो आशंकाएं हैं, वो आप इतने क्लीन और एकदम अच्छे तरीके से लोगों के दिमाग को, लोगों की सोच को, लोगों के गुस्से को आप समझा रहे हैं प्यार से। और उम्मीद है कि इसके बाद वो लोग मुझे और मेरे परिवार वालों पे उंगली नहीं उठाएंगे और शक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर और भी शक हुआ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इंटरव्यू और सफाई देने में नहीं लगा सकता हूँ। और क्या क्या किया जाए, एक दोस्त का एक इंसानियत से भरोसा उड़ जाएगा।
नहीं, ठीक है, अब हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। मैं देखिए, एक स्टेटमेंट है जो कि मीतू ने बिहार पुलिस को दिया था, मैं उसमें आपका जहां रेफरेंस आया वो भी पढ़ देता हूं ताकि कोई और बात रहे ना। तो मीतू इसमें ये बताती हैं कि जब मैं घर पर पहुंची तो सुशांत ने फांसी लगा ली थी और वो बेड पर लेटा हुआ था। मैं ये पूरी तरह शॉक्ड हो गई। फिर पुलिस आई, उनकी सूचना पर बहुत सारे लोग आए, पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अब आपका नाम आता है संदीप सिंह, जिसे साक्षी यानी कि विटनेस मानी मीतू, संदीप सिंह जिसे साक्षी ने पहले कभी नहीं देखा था, इन्हें भरोसा देकर हॉस्पिटल ले गया था तथा पोस्टमार्टम संबंधी कागजातों पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था। केवल एक ये लाइन है जिसमें इसी से एक्चुअली लोगों ने आप पर सवाल उठाया था कि भाई मीतू तो कह रही है मैंने कभी देखा ही नहीं, मेरी तो कभी बातचीत ही नहीं है, और वो भी बात उन्होंने पुलिस को बताई है। और इसका जवाब ये दे रहे हैं कि हाँ, मीतू को पहले मैं नहीं जानता था, ना वो मुझे जानती थी, मैं वहां पहुंचा तो वहां पर वो थी और इसलिए इन दोनों का परिचय हो गया और वहां और कोई था नहीं मदद करने के लिए, तो संदीप ने मदद कर दी। ये संदीप सिंह का वर्जन है। अब संदीप, इसमें जब से ये ड्रग्स वाली बातें सामने आई हैं उसमें भी आपका नाम लिया गया। अच्छा, नाम लेने वाला कोई छोटा आदमी भी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए कि संदीप सिंह बार बार दुबई क्यों जाता है। जी तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं जांच हो। उन्होंने सही बात कहा है। अगर उन तक ये अफवाह पहुंची है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस है उनके पास। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि संदीप सिंह की जांच हो, तो उन्होंने क्या गलत कहा है। वो जो पब्लिक मांग रही है वो बोल रहे हैं, तो जांच तो होनी ही चाहिए। और मैं तो जांच से भागा ही नहीं हूं। वो तो शक कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे घर पे अवेलेबल वो कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वो तो शक जाहिर कर रहे हैं आप पे इस केस में। वो एक पब्लिक फिगर हैं, नहीं तो वो बोल रहे हैं जांच होनी चाहिए, तो मैं तो खुद बोल रहा हूं जांच होनी चाहिए, तो वो क्या गलत बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी बिल्कुल मेरे हिसाब से तो गलत नहीं बोल रहे हैं। और दुबई मैं गया हूं, कई बार गया हूं, घूमने गया हूं, फिरने गया हूं, जैसे आम लोग जाते हैं घूमने फिरने, खाने पीने, देखने एक शहर। क्योंकि दुबई यहाँ से सिर्फ 2 घंटे, वहाँ पे वीज़ा लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, तो वो सबसे आसान देश है जाने के लिए। तो वहाँ मैं गया हूँ, घूमने गया हूँ, दोस्तों के साथ गया हूँ। तो अगर इसकी जांच करनी है तो कर लें, क्योंकि भाई उसमें क्या है प्रॉब्लम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इतने बड़े नेता ने कहा है, आई एम श्योर अभी तक तो जांच हो भी गई होगी इंटरनल। और वो एक बड़े और जिम्मेदार नेता हैं, हम लोग को उनकी बात माननी चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं है। और मुझे नहीं लगता है सौरभ कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। हाँ, उन्होंने वो कहा जो पब्लिक, इतनी सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि मेरा दाऊद के साथ भी लिंक था। मैं दाऊद की लिंक को भी क्लियर कर दूं यहाँ पे कि 2012 में मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, रामलीला। वहां पे एक इफ्तार पार्टी थी जहां पे हम खाना खा रहे थे। उस इफ्तार पार्टी में एक सिंपल प्रोडक्शन डिजाइनर वासी खान साहब, जो इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो बैठे हुए थे हमारे साथ। मैं उनके बगल में बैठा था। उनको सर्कल करके किसी ने ट्वीट में लिखा है कि संदीप सिंह विद दाऊद इब्राहिम। वो बेचारे की फैमिली अलग परेशान हो गई। और वो बहुत ही टैलेंटेड प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, जिन्होंने राउडी राठौड़ और रामलीला और दबंग और जीरो जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन डिजाइन किया है, रांझना जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन डिजाइन किया है। और 2012 की फोटो उठा के आप उनको सर्कल डाल के उनको दाऊद इब्राहिम बना दिया, जो उन्होंने बाद में ट्वीट किया और कहा कि मैं वासिक खान हूं, मेरा नाम दाऊद इब्राहिम नहीं है। जिस तरह से मेरे थम्सअप पे सवाल उठा था, वैसे इस पे दुबई में आया गया हूं, अगर घूमने फिरने खाने पीने का सामान लाया हूं, उस पे। तो मतलब मुझे एक बात बताइए, मुझे इस लोगों को, पब्लिक को या किसी को भी देश की सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है, देश की सीबीआई पे भी कोई भरोसा नहीं है, अपनी पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। जब पुलिस इंक्वायरी शुरू ही की थी तो 26 जून को मैंने इंटरव्यू दिया, तो बोले संदीप सिंह ने सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं मांगी। मुझसे सवाल नहीं पूछा गया कि क्या संदीप सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुझसे पूछते तो मैं बोलता। और उस समय मुंबई पुलिस अपना काम कर ही रही थी ना, तो मैं सीबीआई इंक्वायरी मांग लूं।
मुझसे अगर सवाल करते तो मैं जरूर बोलता, लेकिन जो सवाल नहीं किया गया है नहीं, बात उसका सीबीआई जवाब की नहीं मुझे थी संदीप, मैं आपको automatically बताता हूँ, देना चाहिए। मैं लोगों आपको ने उस पे बताता हूँ जो आप बात कर रहे हैं और उस पर आरोप क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सुशांत की मौत के बाद जब आपने पहली बार जी बिल्कुल बताइए। आपने इंडिया टीवी से भी बात की थी, मुझे तो इंडिया टीवी का इंटरव्यू याद है, आपने जोयता के साथ, हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर है, उनसे आपने मैंने सबसे पहले इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया था जोयता को। लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, मैं उसी इंटरव्यू का रेफरेंस दे रहा हूं आपको। उस इंटरव्यू में दरअसल आपने ये कहा था, जिसको आपके खिलाफ यूज किया गया, कि आपने कहा कि भाई हमें पुलिस पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, जांच चल रही है, स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, खामखा में बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। और उसमें आपने ये भी, इनफैक्ट मैं अगर गलत नहीं हूं तो, क्योंकि काफी वक्त हो गया, आपने शायद ये भी कहा था कि सुशांत ने ऐसा अपने साथ कर लिया, उसने सोचा नहीं कि उसके पीछे लोगों की क्या हालत होगी। तो लोगों ने कहा कि आपने प्रिज्यूम कर लिया कि भाई ये तो खुदकुशी है। क्योंकि ये एक बात बताइए, 14 तारीख को जब न्यूज आया तो क्या न्यूज आया? आपके चैनल पे आपने क्या चलाया या बाकी के चैनलों ने क्या चलाई है? आप खुद अपने ही रिपोर्ट मीडिया देख ले कि लोगों ने क्या लिखा। पहले आप लोग अपने ऊपर उंगली उठा लें, फिर मुझ पे उठाएं। आप लोगों ने खुद लिखा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, खुद सारे मीडिया ने ये छाप दिया। तो मैंने क्या गलत कहा? मुझसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह जैसा इंसान आत्महत्या कर सकता है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि सुशांत सिंह आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि वो बहुत जॉली इंसान है, खाने पीने वाला, मौज मस्ती, हंसी मजाक, म्यूजिक सुनने वाला, डांस करने वाला इंसान कैसे ऐसा कर सकता है? कल सौरभ आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जो बहुत मौज और टैलेंटेड इंसान है, सक्सेसफुल है, अचानक आत्महत्या कर ले या कुछ हो जाए उसके साथ, आपको विश्वास होगा तुरंत एक झटके में, एक ही न्यूज में? आप विश्वास कर लेंगे कि आप थोड़ा शॉक्ड होंगे? मैंने ये नहीं कहा कि बॉलीवुड पे उंगलियां, मैंने बोला थोड़ा वक्त दे दो, जांच कंप्लीट हो जाए, फिर हम देखेंगे क्या बात है और जो सच है वो बात बाहर आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें सरकार को वक्त देना चाहिए, पुलिस को वक्त देना चाहिए कि वो इंक्वायरी खत्म कर ले। ये गलत कहा मैंने सौरभ? आप खुद बताइए मुझे, मैं सवाल आपसे पूछता हूं। क्या हमें किसी को वक्त देने का भी मतलब हक नहीं है इंसान को? ठीक है, चलिए। मैंने गलत कहा कुछ सौरभ? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए पहले। उस चीज को कहा गया कि संदीप सिंह ने बॉलीवुड को क्लीन चिट दे दी। मैं जब आपको जज नहीं कर रहा तो आप मुझे भी जज मत कीजिए। हाँ, नहीं, मैं एक बहुत छोटा प्रोड्यूसर हूं। मैं शाहरुख खान, सलमान, ऋतिक, आमिर लोगों के साथ फिल्में नहीं बनाया हूं। मैं साल में एक फिल्म बना पाता हूं बहुत मुश्किल से, क्योंकि एक फिल्म के लिए एक्टर और पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बना पाता हूं शायद मेरे कर्मों की वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से। मैंने 20 साल स्ट्रगल किया उसकी वजह से। ऐसे तो नहीं है कि कल मैंने शुरू किया और आज यहां पर आइसक्रीम बेच बेच कर, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के, जर्नलिज्म कर करके, फिल्म सीख के फिर यहां पे पहुंचा हूं। 15 साल लग गए तब जाके पहली फिल्म बना पाया। इस पे भी सवाल था कि इतना जल्दी ये सक्सेसफुल कैसे हो गया। 20 साल लग गए, सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं। संदीप सिंह ने बॉलीवुड को क्लीन चिट दे दी। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट हूं? मैं हाई कोर्ट हूं जो मैं क्लीन चिट दे दूंगा? किस बात का क्लीन चिट? संदीप सिंह ने सीबीआई नहीं मांगा। अरे वक्त दीजिए ना, हम सब मांगेंगे, हम सब मांगे। और देश के हर इंसान चाहता था कि जस्टिस और सही बात बाहर आ जाए, और अभी भी हम यही सारी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी ने कभी भी फोन करके अगर मुझे बुलाया या बुलाएंगे या बुलाना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूं जी। ठीक है संदीप, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप उनको काफी अरसे से जानते थे और आपने ये कहा कि हाल के साल 2 साल में आपकी सुशांत से शायद बहुत ज्यादा बातचीत वगैरह नहीं होती थी, तो ये बताइए, फिर भी आपने ये भी कहा कि आप रिया को नहीं जानते थे, तो तब भी आपको ये बात अजीब लगती है कि रिया उस दिन घर पर नहीं आई जब आप पहले दिन 14 तारीख को घर पर पहुंचे थे?
मैंने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं रिया को कभी मिला ही नहीं हूँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो मैं वहाँ पे उस दिन क्यों सोचूंगा यार रिया क्यों नहीं आई, रिया को आना चाहिए, ऐसा क्यों, मैं तो सोचा ही नहीं हूँ ये सब। और मैं क्यों सोचूं? क्या मैं रिया का दोस्त हूँ? क्या रिया मेरी दोस्त है? क्या मैं उनसे कभी मिला हूँ? या मैंने कोई फिल्म ऑफर किया है? या मैंने उनसे कभी फ़ोन पे बात की? नहीं। जब मेरी दोस्ती नहीं है, मैं कभी जानता ही नहीं हूँ, एक अनजान इंसान के बारे में मैं कौन होता हूँ सोचने वाला? और क्यों सोचूं? मैं उस समय वो सिचुएशन देखूं या ये देखूं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन, ये नहीं वक्त मिलता सौरभ कि हम ये सोचें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हम बस ये देखते हैं कि हम उस सिचुएशन को कैसे संभाल लें, कैसे साथ दें एक फैमिली का। ये सब कैसे हो गया उस समय, उस वो थॉट से तो पहले आप ये तो सोचो कि 14, 15, 16, 17 की रातों को कैसे नींद आया होगा हम लोगों को, और उसके बाद पिछले 60-65 दिन से कैसे मेरी फैमिली क्या क्या बीत रही होगी, कितना रो रहे हैं लोग। मेरी फैमिली में मेरी नानी का तबीयत खराब हो चुका है, ये सोच सोच के। मेरी फैमिली अब मुझसे कहती है तुम छोड़ दो सब कुछ, हम लोग बॉम्बे से शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये सजेशन आने लगा है, जो इंसान को सब लोग पैशनेट, क्रिएटिव ऐसा मानते थे, क्या एनर्जी है, उसको बोलते हैं सब कुछ छोड़ दो, यहां से चले जाओ, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। ये हो गया है सिचुएशन अब सौरभ। कभी आपके करियर पे ऐसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपके फैमिली को कैसा लगेगा? इतना मेहनत, इतना पढ़ाई लिखाई, स्ट्रगल करके इंसान ऊपर आता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, हर चीज को जज करना, हर इंसानियत को उंगली उठाना, गलत है ये, बिल्कुल बिल्कुल गलत है सौरभ। ठीक है जी। कुछ सवाल ऐसे जो कि सुशांत के ऊपर उठाए गए हैं और आप उनके दोस्त हैं, तो यकीनन आपको बहुत सारी बातें हो सकता है मालूम हो। अब ये जो सबसे बड़ी जांच आजकल चल रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से आज ये पूछताछ हुई है, उनके भाई को अरेस्ट कर लिया ड्रग्स के मामले में, और इसमें नाम अब सुशांत का घसीटा जा रहा है कि सुशांत के लिए ड्रग्स आती थी। रिया कहती है सुशांत ड्रग्स लेते थे। कभी आपने जिस सुशांत को जाना उसको कभी इस रूप में देखा था? सौरभ, मैं चाहता हूं कि जो मेरे चैट्स आपके पास है सुशांत का, वो आप एक बार लोगों को दिखाएं। हाँ, सुशांत और मेरी इतनी रिस्पेक्टेबल और इतना गहरा दोस्ती और अच्छी दोस्ती थी, वो आप दिखाएं एक बार लोगों को, क्योंकि ये सर्टिफिकेट देना लोगों को बहुत जरूरत है, जो लोग उंगली उठा रहे हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। वो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे चैट चल रही है। जानता हूं, नहीं, मेरे पास भी है वो चैट्स, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो स्क्रीन पे चल रही है। बोलिए, आप बोलिए। जिस सुशांत को मैं जानता हूं, जिस सुशांत को मैं जानता हूं, वो सुशांत मेरे सामने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं खुद भी सिगरेट आज तक नहीं पिया हूं, दारू का एक बूंद नहीं पिया हूं। मैं जल्दी सो जाता हूं रात को। तो ये जो चीजें हैं जो बोल रही हैं रिया, वो उनका एक्सपीरियंस होगा या उनकी सोच होगी, क्या होगा, उसकी जांच चल रही है। वो जांच एक बार हो जाएगी, वो सारी बातें बाहर आ जाएगी। हम जल्दी जल्दी निष्कर्ष पर ना पहुंचे तो थोड़ा सही होगा। हम सबने सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए। खुद को हम सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के ऊपर ना समझें तो बेहतर है। जांच चल रही है, वो होने देते हैं, अच्छे से इंतजार करते हैं सही बात मैं केवल एक चीज सच का, मैं केवल एक चीज कहूंगा फिर। हाँ जी, पूछिए। आपके जी मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो मैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं करता। आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जो लोग आज बहुत सारी बातें सिर्फ मीडिया को कहते हैं, उनसे मैं नहीं, मेरी बात सुन। हाँ जी, कहिए, आप कहिए। कहिए, आप क्या कह रहे थे? कहिए। मैं ये कह रहा था सौरभ, आपको नहीं लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है?
आपका दिल क्या कहता है? एक इंसान के एक आज आपका वर्जन एंकर और होस्ट और एक न्यूज़ चैनल के होस्ट के हिसाब से मत पूछिए। आज आपका वर्जन जब सुनाए तभी तो लोग अपना मन बनाएंगे ना जी। मैं कह रहा हूं आज आपका वर्जन जब दुनिया के सामने आया है जी। तभी तो लोग अपना मन बनाएंगे ना कि हाँ यार संदीप तो ठीक कह रहा है जी। हो सकता है कोई आज ऐसा भी आज भी कोई आदमी ऐसा हो जो कहेगी नहीं यार संदीप की ये बात तो मुझे समझ में अभी भी नहीं आई। मैं नहीं आपको जज करने वाला कोई नहीं हूं। मेरा काम है आपसे आप जो कहना चाहते हैं या लोगों के मन में जो सवाल है वो आपसे पूछना, आप उसका जवाब दे रहे हैं। मैं जो दूसरी बात आपसे कह रहा था, जो आपने कहा कि लोग बार बार जज कर रहे हैं, मीडिया बार बार जो है अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सोच रही है। कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है देश के अंदर। कोई मीडिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हाथ पकड़ के चाबी की तरफ घुमा नहीं सकता कि अब सीबीआई लगा दो, अब मुंबई पुलिस जांच करेगी, अब एनसीबी को बुला लो। ये मीडिया नहीं करता है। और आपको क्या लगता है कि ये जो बातें हमको पता चलती हैं ये कहां से पता चलती हैं? ये लोगों से पता चलती हैं। मीडिया का मतलब ही है माध्यम। हम माध्यम हैं। अब अगर एनसीबी का अधिकारी आकर के ये बताता है कि भाई शौविक चक्रवर्ती ने ये माना कि मैं ड्रग्स लेता था, मैं ड्रग्स खरीदता था और मैं ड्रग्स जो है सुशांत के घर के लिए ले जाता था, अब बताइए इसमें नहीं बताया जाएगा, ये सवाल नहीं उठेगा कि सुशांत के घर पे ड्रग्स यूज होती थी कि नहीं होती थी? कोई किसी को मैं अब ये आपसे कह रहा हूं कि आप भी हमको जज मत कीजिए, हम आपको जज बिल्कुल नहीं कर रहे। लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। हाँ सौरभ पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। राइट। अच्छा अब जी अच्छा अब मेरा आपसे सवाल, आपने ड्रग्स वाली बात पे कहा कि कभी आपने ऐसा उनको यूज करते हुए नहीं देखा। अब सवाल ये आया कि भाई उनका फैमिली का ये कहना है कि सुशांत को कोई मेंटल इश्यूज नहीं थे, कोई इमोशनल इश्यूज नहीं थे, सुशांत बिल्कुल ठीक था जब तक रिया उनकी जिंदगी में नहीं आई। आप खुद कहते हैं कि 2 साल पहले तक आप उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। मेरे पास जो आपकी चैट है शायद 2018 की है उनके साथ, और आप आप पवना के घर पर आप उनके साथ गए थे और आप और वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस चैट में, और आप दोनों अपनी एक दूसरे की कंपनी को लेकर बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, मिलने को लेकर बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इस चैट के अंदर जो आपके और सुशांत के बीच में हुई है। तो मुझे ये बताइए कि अचानक से आपका कैसे उनके साथ कनेक्शन टूट गया, और आपने कभी कोशिश की यार मैं बात करूं, अब इससे बात ही नहीं होती है, या आपने कभी सोचा कि ये अचानक से कट क्यों गया? नहीं सौरभ, एक्चुअली क्या है, एक सुशांत का काम करने का तरीका बहुत अलग था। वो उस समय 2019 में छिछोरे और ड्राइव के शूटिंग में काफ़ी व्यस्त हो गया था तो वो हर चीज़ में घुसता है, मतलब चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे कैरेक्टर्स को, वो खुद का एक ड्राफ्ट बनाता है और काफ़ी तैयारी करता है वो, ताकि शूटिंग पर ज़्यादा टेक्स ना होना पड़े, और काफ़ी मेहनत, हर चीज़ में बहुत दिल से वो काम करता था। तो और मैं 2019 जनवरी से पीएम नरेंद्र मोदी की स्क्रिप्टिंग और मेकिंग में लग गया था। उसके बाद बहुत सारे रिलीज डेज में प्रॉब्लम आए, तो उन दौरान हम दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, और कई बार मैंने 1-2 बार मैसेजेस भेजे पर मुझे रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी अनबन हो गई, लेकिन ऐसा पहले भी होता था कि हम बहुत बार गैप्स लेके मिलते थे और हम बहुत एक्साइटेड रहते, लेकिन क्योंकि जब हमारी दोस्ती ऐसी नहीं थी कि हम रोज़ बात करें, एक दूसरे को रिपोर्ट करें कहाँ हो, कैसे हो, ये हो। और सुशांत को भी एक अपना काम और अपना फोकस, अपना वो बहुत अच्छा लगता था उसको, क्योंकि वो एक्टिंग के अलावा, फिल्म के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहता था। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा, एक फिल्म बनाने के लिए एक ज़िंदगी जीनी पड़ती है, मैं तो कहता हूँ। तो वो मुझे भी, मैं तो कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे भी काफ़ी हर चीज़ को लोगों को कन्विंस करने में, फिल्म बनाने का मतलब है कि आपका मेहनत फिल्म बनाने से ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने में चला जाता है, हर चीज़ों पे। तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बिजी थे, तो इसके लिए, तो इसमें कुछ मेरे मन में खटास या उसके मन में खटास, या मुझे पता था कि हम लोग जब मिलेंगे तो मिलेंगे। जैसे वो लॉकडाउन में बोल ही रहा था, जब वो महेश को मिला था तो महेश ने मुझे ये बात बताया कि यार संदीप कैसा है, संदीप से भी मिलना है, हम लोग मिलेंगे, अभी एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग मस्ती करेंगे। तो बड़ा नॉर्मल, मतलब मेरे सामने सुशांत कभी डिप्रेस नहीं था। आप खुद भी कह रहे हैं कि हमारे चैट से क्या दिख रहा है, वो भी 2018 के। तो
ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे कभी नहीं महसूस हुआ ऐसा। अच्छा, आप शायद महेश शेट्टी से उनकी मुलाकात हुई थी, हमें भी हमारी जानकारी में कि महेश से वो अपने घर के नीचे मिले थे। जो बात महेश ने आपको बताई ये ये हम सब जानते हैं। उसके बारे में कहा जाता है बकौल महेश कि सुशांत ने उनसे ये कहा था कि यार मैं गलत लोगों में फंस गया हूँ, गलत लोगों की संगत में फंस गया हूँ, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। और वो बड़े इमोशनल थे, शायद रुआंसे भी हुए थे। क्या ये बात आपको महेश ने बताई थी? नहीं, ये बात नहीं। एक्चुअली में महेश से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी लॉकडाउन में। मेरी महेश से जब हम 14 तारीख को जा रहे थे उनके घर पे, तब मुलाकात हुई। तब वो उस समय तो नहीं, पर दूसरे दिन फ्यूनरल वगैरह के बाद जब हम बात करते तब महेश ने बताया, अरे यार सुशांत तेरे को भी बहुत याद कर रहा था और वैसा ऐसा बोल रहा था। तो ऐसा एक कैजुअल बात में तो महेश ने ये सारी बात, क्योंकि उस समय 14-15 तारीख को हम उस माइंडसेट में नहीं थे कि हम ये सब बातें करें, हम नहीं थे उसमें जी। अब आज बड़ी ये बात हो रही है कि नहीं साहब, वो एक काउंसलर हैं, उन्होंने कहा कि उनको तो बाइपोलर डिसऑर्डर था, यानी दो एक्सट्रीम मूड्स के बीच में जब आदमी चलता है, कभी बहुत हाई महसूस करता है, कभी बिल्कुल डिप्रेसिव महसूस करता है। अब और ये कहना कि वो तो 2013 से ऐसे थे। अब जिन डॉक्टर ने उनको लास्ट नवंबर से जून तक ट्रीट किया, उनका कहना ये है कि मुझे ये लगता था कि उनका डायग्नोसिस है कि लंबे वक्त से उनको कोई मेंटल इलनेस थी। तो अगर किसी को मेंटल इलनेस होगी तो दोस्त को तो पता चलेगा। कभी आपको महसूस हुआ कुछ उनके बिहेवियर से ऐसा? नहीं यार, मुझे सुशांत के बिहेवियर से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा मस्ती, गाना, खाना और घर, और हाँ, मैं उसको हमेशा उसके कपड़े पे कमेंट करता था मैं कि कुछ भी पहन लेते है यार तू। तो वो हमेशा बोलता था, अरे भाई क्या कर रहा है अच्छे कपड़े पहन के। तो वो मतलब वो बहुत ही कैजुअल हर चीज़ को लेता था, मतलब ऐसा पहनावा ये सब शो ऑफ करने का उसको शौक नहीं था। तो मुझे तो कभी नहीं लगा यार सौरभ ऐसा कि वो डिप्रेशन में है और उसको मेंटल इशू है, और वो ऐसा मुझे नहीं लगा सौरभ। एक सवाल मेरे पास आया है, देखिए अभी आप हमारी बातचीत जो है लोग सुन रहे हैं अभी टीवी पर, तो एक मुझे सवाल भेजा गया है कि एक लड़की का नाम आया बीच में जिसका नाम जमीला, बाद में पता चला था। ये 14 तारीख की बात है और वो शायद आपसे मिली थी, वो शायद घर के अंदर भाग रही थी और वो शायद आपसे मिली थी, और बाद में पता चला कि वो शायद शौविक चक्रवर्ती को जानती थी। आप कह रहे हैं मैं फैमिली को जानता नहीं था, तो आप इसको कैसे जानते थे, अगर आप जानते थे और इससे मिले थे तो? तो मैं पहले तो ये बता दूं, मैं ये पहली बार नाम सुन रहा हूं। क्या नाम बताया आपने? जमीला। हेलो, जमीला। सौरभ? हाँ, जमीला। तो पहली बात तो मैं किसी जमीला नाम की लड़की को जानता ही नहीं हूं। सबसे बात, पहली बार मैं नाम सुन रहा हूं जमीला। तो मैं ऐसी किसी लड़की को, न मेरी फ़ोन में ऐसा कोई नंबर सेव है और न मैं उनको जानता हूँ। मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को ऐसे इस नाम से, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सवाल अगर जिन्होंने भी पूछा है, आई होप उनको ये जवाब मिल गया हो कि भाई मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, उनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल, स्पेकुलेटिव सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन चूंकि आज सारी चर्चा इस बात की हो रही है और आज खासकर जब मैंने आपको वो एम्स की एक क्वेश्चनेयर का जिक्र किया आपसे, क्या संदीप आप आज आप इस सिचुएशन के लिए या इस बात के लिए अपने दिमाग को खोल पाते हैं कि क्या सुशांत की हत्या तो नहीं हुई? सौरभ, ये सवाल का जवाब ही आप, मैं, पूरा देश और सीबीआई यही तो ढूंढ रहा है, और यही तो हम सब बोल रहे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत, यही तो मांग रहे हैं हम सब। उसी का तो एक पब्लिक के हिसाब से मैं भी आरोपी हूं, जो मैं आज सफाई देने बैठा हूं कि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने दोस्त के फ्यूनरल और ऐसे मौके पे गया और साथ दिया जब कोई नहीं खड़ा हुआ। तो यही तो है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, अगर है तो क्यों है, कैसे है, इसी बात की तो पूछताछ शुरू है। और उसी बात की तो हमारे देश के जो अधिकारी हैं सीबीआई के, वो जांच कर रहे हैं दिन रात एक लगा के।
वो लोग सुबह जल्दी उठ के रात को लेट तक काम कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई आई है टीम। जी, आप पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, रिया चक्रवर्ती पर बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। आपके मन में रिया को लेकर कभी सवाल आते हैं, या आज सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें रिया का क्या किरदार रहा होगा, इसको लेकर आपके मन में सवाल आते हैं? मेरे मन में मुझे लेके अब सवाल आने लगे हैं कि मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या किरदार है। मैं रिया के बारे में नहीं सोच सकता हूं क्योंकि वो एक अनजान व्यक्ति है मेरे लिए, मैं उन्हें नहीं जानता। और उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि वो मुझे नहीं जानती। तो मुझसे रिया का सवाल कीजिए ही मत। मैं उनके बारे में नहीं सोचता क्योंकि अब मेरे पे इतनी उंगलियां उठ गई हैं, मेरा साथ देना ही गुनाह हो गया है। तो मैं अपने बारे में अब सोच लूं तो वही बहुत है। मैं पहली बार एक सेल्फिश इंसान की तरह सोच रहा हूं और बोल रहा हूं, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं कि मुझे मेरा करियर, मेरा परिवार और मेरे लिए सोचना पड़ेगा। मैं अब आपको सच बता रहा हूं सौरभ, अब किसी का डेथ हुआ ना, फ्यूनरल नॉर्मल भी, तो मुझे जाने में डर लगेगा। मैं सोचना शुरू कर दूंगा जाऊं या ना जाऊं, पर एज ए इंसानियत मैं जाऊंगा। और अगर वो इंसान अकेला है तो मैं खड़ा रहूंगा उनकी फैमिली के साथ। और अगर उस पे भी लोगों को उंगलियां उठानी है ना तो उठा लीजिएगा आप लोग, चलेगा मुझे। क्योंकि ऐसे उंगलियां उठाने से किसी का करियर, किसी का इमेज नहीं खराब या खत्म नहीं होता। इट इज सैड कि ये इंटरव्यू मेरे फिल्मों के लिए कभी इतने डिटेल में किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, मेरे करियर पे नहीं लिया। पर मैं समझ सकता हूं सौरभ, आपके सवाल ये नहीं है, ये लोगों के सवाल है और आप एक माध्यम हो जिसके सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। अब वो फर्ज बन चुका है। और जिस तरह से आप सवाल एक बड़ी पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं। अच्छी बात है। जहां सच होगा वहां आंच बिल्कुल नहीं आ सकती, वहां आंच बिल्कुल नहीं आएगी। और आपने अपनी बातें अब दुनिया के सामने, देश के सामने रख दी हैं। आपके ऊपर जिन लोगों के मन में जो भी सवाल होंगे उनको उनके जवाब मिल जाएंगे। अब जब ये मामला पूरा खत्म हो जाएगा, हमें सच पता चल जाएगा, फिर आपसे हम बात करेंगे। और जहां तक रही बात इंसानियत की, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपने दोस्ती का फर्ज निभाया, आपने इंसानियत का फर्ज निभाया, तो ये तो हर किसी को निभाना चाहिए, फिर चाहे वो संदीप हो, फिर चाहे सौरभ हो, या फिर कोई तीसरा आदमी हो। थोड़ा भरोसा आप भी रखें न्याय व्यवस्था पर, सिस्टम पर, मीडिया पर, हम पर भी भरोसा रखिए। सच जरूर सामने आएगा और आपसे हम फिर बात करेंगे। संदीप, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सौरभ, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। संदीप सिंह से हम बात कर रहे थे। संदीप सुशांत के दोस्त थे। संदीप को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। संदीप के बारे में कहा गया कि परिवार ये कहता है कि वो संदीप सिंह को जानते नहीं, जबकि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले उनके चाहे एम्बुलेंस में सुशांत के शव के साथ देखे जाने की बात हो, जब उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तब वहां पहुंचने वालों में बात हो, सब जगह संदीप सिंह का नाम आया। संदीप सिंह के बारे में कहा गया कि इनके पास सुशांत का आधार कार्ड, उनके पर्सनल आईडीज वो कैसे पहुंच गए। संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से 2-3 दिन के बाद भी क्यों बात की। ये सारी बात सवाल एक कॉन्स्पिरेसी, एक थ्योरी के तहत उठाए जा रहे थे कि संदीप सिंह का किरदार भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सस्पिशियस लगता है। हमने संदीप सिंह से वो सारे सवाल पूछे। संदीप ने एक एक सवाल का जवाब दिया। संदीप ने ये कहा कि उस दिन वो सुशांत के और अपने एक कॉमन दोस्त महेश शेट्टी के साथ गए थे 14 जून को सुशांत के घर पर। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन अकेली है, उन्होंने उनकी एक दोस्त की बहन के नाते मदद की थी। एम्बुलेंस वाले से वो बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसका पैसा उनको अदा करना था, और सुशांत के आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी कराने के लिए वो उन्होंने उनकी बहन से लिया था और उनको वापस कर दिया। ये थे सवाल और संदीप सिंह के जवाब। इंडिया टीवी पर फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।